हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 4 का एक पार्ट कंप्लीट किया था, वो था इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। अब इस चैप्टर 4 का हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, रुधिर, रक्त या ब्लड। ठीक है, तो ब्लड कैसा ऊतक है, ब्लड किस किस को जोड़ता है, ब्लड की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए, ब्लड क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, और ब्लड का रंग होता है वो लाल क्यों होता है, कौन से वर्णक के कारण होता है, उस वर्णक में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, ये सारी चीजें इसके बायोडाटा के अंदर हम पढ़ते हैं। तो पहला आता है रुधिर या ब्लड। तो रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। तरल मीन्स द्रव्य के रूप में, संयोजी मीन्स जोड़ना। यह पूरे शरीर में द्रव्य की तरह सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यानी रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर को जीवन की सरिता कहते हैं, यानी जीवन की नदी या सरिता किसको कहते हैं? रुधिर को। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर विद्यार्थियों 5 से 7 लीटर रुधिर होना अत्यंत आवश्यक है। तो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 7 लीटर रुधिर होता है। फिर रुधिर का पीएच होता है वो 7.4 होता है, और 7.4 का मतलब होता है हल्का क्षारीय, क्योंकि 7 के ऊपर विलयन उदासीन होता है और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय प्रकृति आ जाती है, और 7 से नीचे रहने पर अम्लीय प्रकृति रहती है। तो इसमें है 7.4, यानी हल्का क्षारीय प्रकृति का रुधिर होता है। तो रुधिर की प्रकृति कैसी हो गई? हल्की क्षारीय, और पीएच कितना हो गया? 7.4। अगला पॉइंट, रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारे शरीर में जो रुधिर पाया जाता है उसका रंग लाल होता है। कौन से वर्ण के कारण? हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण। कौन से वर्ण के कारण? हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? आयरन तत्व। हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व Fe विद्यमान रहता है। शरीर में आयरन रक्त में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शरीर में आयरन रक्त में पाया जाता है। अब हम देखते हैं रुधिर तो रुधिर के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। एक तो प्लाज्मा, एक रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा होती है वो 55% पाया जाता है, और बाकी शेष बचा रक्त कणिकाएं पाई जाती है। रुधिर में से रक्त कणिकाओं को हटाने पर पीछे बचा पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा का, और इसकी परिभाषा हो जाएगी, रुधिर में से रक्त कणिकाएं, रुधिर में से रक्त कणिकाएं हटाने पर पीछे शेष बचा भाग या द्रव्य प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है। क्या हो गया? हल्का पीला रंग का होता है। रुधिर में से रक्त कणिकाएं हटाने पर पीछे बचा द्रव्य क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और रक्त कणिकाएं होती है 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिम्बाणु। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिम्बाणु। ठीक है।
तो रुधिर के कितने पार्ट हो गए? दो, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका। प्लाज्मा क्या होता है? हल्का पीला रंग का होता है और रुधिर का 55% पार्ट होता है। रुधिर में से रक्त कणिकाएं हटाने पर पीछे शेष बचा भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और बिम्बाणु। इसे नोट कर लो आप लीटर में। और आरबीसी से कम और डब्ल्यूबीसी से अधिक बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? आरबीसी से तो कम होती है, यानी 2 लाख या 2.5 लाख से तो कम, और डब्ल्यूबीसी से अधिक यानी 8-10 हजार से ज्यादा। अब हम देखते हैं इनका निर्माण। तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का भी अस्थि मज्जा में और इसका भी अस्थि मज्जा में ही होता है। और फिर हम देखते हैं इनके कार्य। तो आरबीसी का कार्य होता है गैसों का परिवहन, CO2 व O2 का, यानी शरीर में गैसों CO2 और O2 का क्या करना? परिवहन करना, यानी श्वसन की क्रिया में मदद करना। किसका योगदान होगा? आरबीसी का। फिर हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ये क्या होती है? रोगाणुओं से सुरक्षा करती है हमारे शरीर की, इसलिए इनको सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टार बना के हम लिख लेते हैं, इनको क्या कहते हैं? सैनिक कणिकाएं भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले, सैनिक कणिका किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि ये रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है। और सैनिक कणिका, सैनिक का मतलब क्या करना? लड़ना, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सैनिक कणिका कहते हैं। फिर आगे आता है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का कार्य हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाना। तो रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिका कौन सी है? कणिका कौन सी है? प्लेटलेट्स या फिर बिम्बाणु। इसको नोट कर लो। हाँ, तो अब हम देखते हैं रक्त समूह या फिर रुधिर वर्ग। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो रक्त समूह का वर्गीकरण किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो क्वेश्चन पूछ ले, रक्त की खोज किसने की थी? तो रक्त की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने, वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह या फिर रक्त समूहीकरण किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आइए समझ लो। विभिन्न रक्त समूहों का वर्गीकरण किया। रुधिर में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। एंटीजन या दूसरा एंटीबॉडी। ठीक है, तो प्रतिजन या एंटीजन क्या होता है? प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिजन कहां पर पाए जाते हैं? कौन से रक्त कणिका पर पाए जाते हैं? लाल रक्त कणिका या फिर आरबीसी के ऊपर। कहां पे पाए जाते हैं? लाल रक्त कणिका या फिर इसे हम क्या कह देंगे? आरबीसी। तो प्रतिजन कहां पर पाए जाते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर पाए जाते हैं। और प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। आए समझ में? अब हम देखते हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। ये रुधिर में, सीरम या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हमने पीछे पढ़ा था प्रतिरक्षी की प्रतिरक्षी या फिर प्रोटीन निर्माण करने वाली प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर देती है, उन्हें प्रतिरक्षी कोशिकाएं या प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। पढ़ा था। तो प्रतिरक्षी का निर्माण कौन करती है? प्लाज्मा कोशिका, यानी सीरम या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो यह रुधिर में, सीरम या प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। आइए समझ में। अब इसे उतार लो। हम आगे करते हैं रक्त का समूहीकरण। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं रुधिर वर्गों के प्रकार। रुधिर वर्गों के प्रकार। तो रुधिर वर्ग कौन कौन से
अलग अलग पार्टों में बांटे गए रुधिर को। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा? 4 वर्गों में बांटा। दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। ठीक है। तो रुधिर वर्गों के प्रकार। कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक कौन सा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्गों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ के अंदर, यानी ए बी, ए बी और ओ। ठीक है। ए बी, ए बी और ओ, इन 4 रुधिर वर्गों के अंदर बांटा। तो इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ले लिया? कभी कभार पूछ लिया जाता है एबीओ रक्त समूहीकरण क्या है। ठीक है। तो आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, ए और बी। इन ए और बी प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्गों को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी, ए बी और ओ। इस वर्गीकरण को ही एबीओ रक्त समूहीकरण कहते हैं। ठीक है। आरबीसी की सतह पर मुख्य रूप से 2 प्रतिजन ए व बी पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर मुख्य रूप से कितने प्रतिजन पाए जाते हैं? ए व बी प्रतिजन पाए जाते हैं। इन ए व बी प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी, ए बी और ओ। इस वर्गीकरण को एबीओ रक्त समूहीकरण कहा जाता है। इस वर्गीकरण को एबीओ रक्त समूहीकरण कहा जाता है। तो एबीओ रक्त समूहीकरण क्या है? आरबीसी की सतह पर कुल 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ए और बी। इस ए और बी प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ए बी, ए बी और ओ। इस वर्गीकरण को ही हम क्या कहते हैं? एबीओ रक्त
समूहीकरण कहते हैं। इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम देखते हैं रुधिर वर्ग में से सर्वाधिक दाता रुधिर वर्ग कौन सा है, सर्वाधिक ग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, शून्य रुधिर वर्ग कौन सा है, सर्वाधिक दाता, दाता मीन्स देने वाला, सार्वत्रिक दाता यानी सभी को देने वाला रुधिर वर्ग कौन सा है, रुधिर वर्ग ओ है। और सर्वाधिक ग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, यानी जो सभी से ले सकता है, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग ए बी ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, यानी सार्वत्रिक ग्राही है। और शून्य रुधिर वर्ग कौन सा है, ओ है। अब देखो सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग, सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग कौन सा है, ओ। कौन सा है, ओ। फिर देखते हैं सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है, ए बी। और हम देखते हैं शून्य रुधिर वर्ग, शून्य रुधिर वर्ग कौन सा है, ओ है। ठीक है। सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग, सार्वत्रिक दाता यानी सभी को दे सकता है, ओ वाला ए को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है, यानी सभी को दे सकता है। तो कौन सा हो गया, सार्वत्रिक दाता। फिर आता है सार्वत्रिक ग्राही, यानी सभी से ले सकता है, ए बी वाला ए बी से ले सकता है, ए बी रुधिर वर्ग ए से ले सकता है, ए बी रुधिर वर्ग बी से ले सकता है और ए बी रुधिर वर्ग ए बी से ले सकता है और ए बी रुधिर वर्ग ओ से ले सकता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं शून्य रुधिर वर्ग। ठीक है, इसे शून्य रुधिर वर्ग या फिर ओ कैसा दिख रहा है, जीरो के समान ही दिख रहा है, शून्य के समान। तो शून्य रुधिर वर्ग किसे कहते हैं, रुधिर वर्ग ओ को। अब हम देखते हैं रक्ताधान की प्रक्रिया, रक्ताधान। ठीक है, तो रक्तादान की प्रक्रिया यानी इसमें हम देखते हैं कौन सा रुधिर वर्ग किसको दे सकता है, कौन सा रुधिर वर्ग किससे ले सकता है। इसे समझने के लिए एक आसान ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, इधर तो आप लिख लो ओ और इधर भी लिख लो क्या, ओ लिख लो। ठीक है, इधर लिख लो ए और ऊपर भी क्या लिख लो, ए। इधर लिख लो बी और नीचे भी क्या लिख लो, बी लिख लो। इधर लिख लो ए बी और इधर भी क्या लिख लो, ए बी लिख लो। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वप्रथम रुधिर वर्ग ओ को। तो ओ क्या करता है, सभी को देता है, ओ वाला ओ को देता है और ओ से लेता है। लेता सिर्फ किससे, ओ से ही, और किसी से नहीं लेता। देता किसको, ओ वाला ओ को देता है और किसको देता है, ए को देता है, बी को देता है और ए बी को देता है। आया समझ में। ओ वाला देता तो सिर्फ ओ से ही, लेकिन देता किसको, ओ को देता है, ए को देता है, ए बी को देता है और बी को देता है। ठीक है, अब हम रुधिर वर्ग देखते हैं ए। रुधिर वर्ग ए वाला ए को ही दे सकता है। किसको दे सकता है, केवल ए वाला ए को ही दे सकता है। तो रुधिर वर्ग ए वाला ए को दे सकता है और ए से ले सकता है। ठीक है, और किससे ले सकता है, रुधिर वर्ग ओ से ले सकता है। तो ए के अंदर हम देखते हैं ये ले तो किससे सकता है, दो से ले सकता है। एक तो रुधिर वर्ग ए वाले से और एक रुधिर वर्ग ओ वाले से, लेकिन दे किसको सकता है, केवल रुधिर वर्ग ए वाले को ही दे सकता है। अब हम देखते हैं ए बी वाले को। ए बी वाला कैसा था, सार्वत्रिक ग्राही था। सार्वत्रिक ग्राही यानी ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और इस ए बी से ले सकता है। ठीक है, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और ए बी से ले सकता है, यानी इन चारों से ले रहा। तो ये कैसा हो गया, सार्वत्रिक ग्राही हो गया। और ये दे किसको सकता है, केवल ए बी वाला, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ही अपना रुधिर दे सकता है। आया समझ में इसमें।
अब देखो बी वाला, तो बी वाला किससे, एक तो ओ से ले सकता है और ए किससे ले सकता है, बी वाले रुधिर वाले व्यक्ति से ही ले सकता है। समान रुधिर वर्ग बी वाले से ले सकता है और ओ से ले सकता है, यानी बी वाला भी ओ और बी दोनों से ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, केवल बी को ही दे सकता है। तो इन चारों में हम देखते हैं ये तीनों रुधिर वर्ग ए बी और बी दे तो किसको सकते हैं, केवल सेम रुधिर वर्ग वाले यानी समान रुधिर समूह वाले को ही दे सकते हैं। और बल्कि रुधिर वर्ग ओ है वो क्या होता है, सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक दाता। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही आया समझ में। ए बी ओ वाला सबको दे सकता है, बी वाला सबसे ले सकता है, ए वाला ए से ही ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है, केवल ए को ही दे सकता है। बी वाला ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, दे किसको सकता है, केवल बी को ही दे सकता है। ए बी वाला सबसे ले सकता है, केवल दे किसको सकता है, ए बी को ही दे सकता है। ठीक है, आया समझ। तो अगले वीडियो के अंदर हम सारणी पढ़ेंगे जिसमें हम प्रतिजन, प्रतिरक्षी, आरएच कारक, ग्रहण करने योग्य रुधिर वर्ग, दान करने वाले रुधिर वर्ग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, किसमें आरएच कारक प्रेजेंट होता है, किसमें आरएच कारक एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे और पीछे बचा पार्ट हम आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।